कल हमने कहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। ठीक है, सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आज सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं क्या होगा। सेक्शन फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये है किसका, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है। ये मान लिया हमने कोई खंबा है जिसकी हाइट हमें दे रखी है कितनी, 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर खंबा है, 6 मीटर ऊंचा खंबा है। ठीक है, और उसकी छाया की लंबाई कितनी है, 2√3। उसकी छाया की लंबाई हमारे पास कितनी है, 2√3 है। ये इसकी छाया इस तरफ होगी, इसकी लंबाई है 2√3 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 49 कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो लाल बटे कक्का वाला सूत्र हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ होगा कौन सा, हरि प्रसाद। ठीक है, ये हो जाए इंग्लिश मीडियम वालों को हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, और हर हर बोले, हर हर बोले, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ से हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, लेकिन ऐसा वाला देखेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहे हों। परपेंडिकुलर और बेस देखो इसमें आ रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए इसमें आ रहे हैं। तो ये किसका होता है, टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना टैन थीटा। तो वो कर दो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है 6 और बेस कितना है 2√3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से टैन थीटा इसको काट लेंगे, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और अपॉन में कितना √3, √3 से √3 कट जाएगा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। अब √3 टैन में किसका मान होता है, टैन 60 डिग्री का। थीटा बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा टैन 60 डिग्री। ठीक है, तो टैन से टैन कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 10वां क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन है 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल। ठीक है, इसके नीचे ही कर देता हूँ, ये कोई नदी है और इस पर कोई पुल बनाया गया है। ये कोई पुल है, ठीक है, ये कोई पुल है, ये कोई पुल मान लो, और ये मान लो कोई नदी बह रही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस पर एक नाव है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस पर एक नाव का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। ये कोई मान लेते हैं बोट है हमारी, ये कोई बोट है। अब यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, और ये देख रहा है, तो इस क्या कह रहा है कि अवनमन कोण या नीचे की तरफ देख रहा है ना, नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ से इसका ये एंगल है, ये हमें कितना दे रखा है। अब देखो यहाँ से नीचे की तरफ तो ये 30 डिग्री, तो एकांतर कोण से हमें पता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देख नाव को पुल तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल। ये इसकी ऊंचाई, नदी के पुल की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर दे रखी है। तो हमें पूछा है कि इस नाव को इस तरफ यानी इसके पास, इस आदमी के पास आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसी वाले फॉर्मूले से होगा ये भी,
हमें क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है और एंगल दे रखा है, तो हमें बेस ज्ञात करना है, तो tan थीटा वाला ही लगा लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 20, और बेस हमें पता नहीं तो उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना, tan 30 इज इक्वल टू 20 30 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर tan 30 का मान कितना आ जाएगा, tan 30 का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू 20 अपॉन एक्स। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 × √3 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेक्शन बी की तरफ चलेंगे। सेक्शन बी में देखेंगे क्या कैसे क्वेश्चन है। सेक्शन बी में क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी है। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसका विपरीत मान लेंगे। क्या करेंगे, माना √2 परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन में तो हमें परिमेय दे रखा है, नहीं अपरिमेय दे रखा है, तो हम क्या मान लेंगे, उसको परिमेय मान लेंगे। परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर मान लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमें इरेशनल नंबर दे रखा है। ठीक है, उसका विपरीत मान लेंगे, माना √2। ठीक है, 3 नहीं, √2 परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, और अपरिमेय संख्या जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता हो p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसको √2 को हमने क्या मान लिया, एक अपरिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से परिमेय संख्या मान लिया, तो यहाँ से √2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q। क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है, रैशनल नंबर होता है, वो क्या कहलाता है कि उसको p/q के फॉर्म में लिखता है। तो इसको इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, p/q। तो यहाँ से जब इसका वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे, इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2q और यहाँ से p। ठीक है, अब √ हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 पर वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से q² और यहाँ पर p²। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2q² p²। अब p² का मान क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, तो p² को हम p² बराबर, ठीक है, p² का मान यहाँ लिख देंगे, p² का मान 2 से विभाजित है।
ठीक है। तो यहाँ से p इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, 2r मान लेंगे। अब 2 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर √2 था, √3 होता नहीं, यहाँ पर अंडर रूट था तो हमने 2 माना। अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता तो क्या मानते, 3 मानते। अब p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। इक्वेशन 1 में p की वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर आ जाएगा 2q², यहाँ से हो जाएगा 4r²। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 से ये काटेंगे तो 2 दूनी 4, q² बराबर क्या हो जाएगा 2r²। ठीक है, q² बराबर क्या हो जाएगा 2r²। अब क्या कह सकते हैं कि हम जो q है वो भी 2 से विभाजित, उसका भी क्या है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो q है का मान भी 2 से विभाजित है। जबकि p/q के फॉर्म में अगर किसी संख्या को लिखते हैं, p/q के फॉर्म में किसी भी संख्या को लिखते हैं तो वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 1/3 को p/q, यानी वो ऊपर वाली संख्या से कट नहीं सकती है। जैसे 2/3, यानी दोनों अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, दोनों क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो वो किसी से कट नहीं सकती है। तो ये साफ पता चल रहा है कि दोनों किसी ना किसी से यानी 2 से विभाजित हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने कल्पना की थी कि √2 को परिमेय संख्या मानने की जो हमने कल्पना की थी उसका विरोधाभास कर रहा है। ठीक है, अतः सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले क्या, जो कि हमारी अतः सिद्ध होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, √2 एक परिमेय संख्या है जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। इसलिए प्रूव होता है कि क्या है, कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने तो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो हमने हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, p और q दोनों के मान 2 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस अगर 2 से विभाजित हो गया तो उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो क्या हो जाएगा, इसका विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक बहुपद दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, 6x² -3 -7x। इसके हमें शून्यांक दे रखे हैं 3/2 और -1/3। ये 2 शून्यांक दे रखे हैं इसके। तो हमें इनके शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना है। अब आपने पढ़ा होगा, अगर कोई समीकरण ax² - bx + c के फॉर्म में हो, ठीक है,
सी के फॉर्म में हो तो क्या होता है कि उनका गुणनफल, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हमारे पास, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास कितना होता है, सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू इसमें बी, ए कौन सा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे 6x², ठीक है, प्लस है 6x² माइनस 7x-3, इस फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से हमें एक का मान कितना प्राप्त होता है, 6, बी का मान कितना प्राप्त होगा, -7, और सी का मान कितना प्राप्त होगा, 3। तो यहाँ से हमें एक का मान हमें पता चल गया कितना है, 6, बी को बी से कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7, और सी का मान हमारा कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस तो पहले ही है और एक माइनस, ठीक है, एक माइनस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, और ए अपॉन ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/6, माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसी प्रकार इसमें आएंगे तो यहाँ पर सी का मान कितना है, -3, और ए का मान कितना है, 6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1/2, ठीक है। अब इन शून्यांकों को जोड़ेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो शून्यांक दे रखे हैं वो कितना है, 3/2 और -1/3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी इसको अल्फ़ा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू कितना आएगा, यहाँ से 3/2 प्लस करेंगे और -1/3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 -1/3, क्योंकि प्लस और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, तो 2 3 6 9 हो जाएगा, और यहाँ से 3 2, तो कितना आ जाएगा, 7/6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन शून्यांकों को जोड़ने पर 7/6 आ रहा है, और इन शून्यांकों तो दोनों इक्वल हो गए। आप देखेंगे गुणा करके कि गुणा करने पर भी क्या बराबर आ रहा है, गुणा करेंगे तो 3/2 गुणा -1/3, 3 से 3 कट गए तो कितना आ गया, -1/2, ठीक है। अब देखो दोनों पोजीशन में हमारी वैल्यू इक्वल आ रही हैं, तो क्या करेंगे कि यह गुणांकों की सत्यता का संबंध जो है हमारा वो क्या है, सही है, ठीक है। पहले तो क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसको अल्फ़ा प्लस बीटा के आधार पर हम -b -a इस प्रकार लिखकर a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर जो हमें शून्यांक दे रखे हैं उनका शून्यांकों का योग और गुणनफल दोनों करके देखेंगे। अगर दोनों तरफ वैल्यू इक्वल आती हैं, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा करने पर और शून्यांकों को जोड़ने पर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हमें क्या पता चल गया कि ये गुणांक हैं जो क्या है, हमारे सत्य हैं, ठीक है। जो हमारे गुणांक दे रखे हैं ये क्या है, ये हमारे रियल हैं, ठीक है। ये गुणांक हैं जो हमारे दे रखे हैं, ये हमारे पास क्या है, रियल गुणांक है, रियल शून्यांक हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण दे रखी है हमें x - y x + 1 = 0। दूसरी हमें दे रखी है 3x + 2y - 12।
बराबर 0। इनको हमें क्या करना है, हल करना है, लेकिन हमें मेथड नहीं पता बताया गया है कि किस मेथड से, तो हम जो मेथड है वो ही कर देंगे। ठीक है, जनरली जो मेथड होता है वो क्या करते हैं, x माइनस वाई, और इस एक को इस तरफ ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 1। इसी प्रकार 3x माइनस प्लस 2y, और इस वाले को इस तरफ ले जाएंगे, 0 के उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ से देखो x 3 है, x 1 है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। तो ये नीचे वाली हो जाएगी 3x प्लस 2y प्लस 12। ठीक है, अब इनको इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक दूसरे में घटा देंगे तो ये कट जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का आ जाएगा। जब -3y में माइनस का 2y घटाएंगे तो माइनस माइनस जुड़कर कितना हो जाएगा, प्लस का, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। इसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 माइनस का, माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/5। ठीक, 13/5। अब किसी भी एक इक्वेशन में y का मान रख दो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में y का मान पुट करने पर, ठीक है, पुट कर देंगे y का मान, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, x माइनस यहाँ से y कितना हो जाएगा, 13/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 13/5, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 13 माइनस 5/5। जब 13 में से 5 गए तो कितने बचे, ठीक है, 7 और 5 8 और 5 3, ठीक, 8/5, 8/5। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8/5 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार होगा। हमें दे रखा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज किस प्रकार होता है, इसी प्रकार होता है ना। तो हम मान लेंगे यहाँ से जो हमारा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसके जो विकिरण हैं ये एक दूसरे को इस पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और दे रखा है हमें AB समांतर किसके है, AB समांतर है CD के, यानी AB पैरेलल है किसके, CD के, यानी AB किसके पैरेलल है, CD के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम पहले कोई रचना करेंगे। रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु O है उस पर एक रेखा मान लेंगे M। ठीक है, तो हमने क्या माना OM समांतर है किसके, DC के। OM को किसके समांतर मान लिया, DC के समांतर मान लिया। तो त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD से, अब देखो ये त्रिभुज किस प्रकार बन जाएगी हमारी, ये हो जाएगी
इस प्रकार त्रिभुज, ठीक है, बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए डी, ए डी, ठीक है, सी, और ये इसको इस प्रकार प्रतिच्छेद कर देगी, ठीक है, और ये प्रतिच्छेद ओ और एम, ठीक है। अब जब ये ओ एम इसके क्या है, पैरेलल है, ओ एम डी सी के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम लग जाएगी। तो क्या हो जाएगी, ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ए एम के। इसी प्रकार ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, एम डी के। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, थेल्स थ्योरम से हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ओ, ठीक है, ए एम अपॉन एम डी इक्वल किसके हो जाएगा, ए ओ अपॉन, ठीक है, सी ओ के, ठीक है, ए ओ अपॉन किसके हो जाएगा। अब देखो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली भुजा इसके बराबर, यही मैंने यहाँ लिखा है ए एम ए ओ के। तो ये किससे प्राप्त हुआ हमें, थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए किस प्रमेय से आया है। अब इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे। हमें प्रूव क्या करना है, ए ओ बराबर बी ओ, ए ओ बराबर ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ए ओ अपॉन बी ओ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे फिर, त्रिभुज, अब कौन सी वाली त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ये वाली ए बी डी से, ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ए बी किसके पर, ए बी समांतर है किसके, ओ एम के, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी किसके समांतर है, ओ एम के। तो यहाँ से हो जाएगा ए एम अपॉन एम डी, ठीक है, ए ओ अपॉन एम डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है, ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओ डी अपॉन बी ओ, ओ डी, ठीक है, ओ डी कहाँ है, देखो ए एम ये किसके समांतर हो जाएगी, ओ बी के। ए एम किसके समांतर हो जाएगी, ओ बी या बी ओ लिख सकते हैं। ए एम किसके इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। इसी प्रकार एम डी किसके बराबर हो जाएगी, ओ डी ओ के, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन। अब ये किससे आया, इक्वेशन 2 भी किससे आएगा, थेल्स प्रमेय से आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ए एम अपॉन एम डी दोनों में आ रहा है। तो ए एम अपॉन एम डी की जगह ये रख लेंगे, ए एम अपॉन एम डी की जगह रखेंगे तो यहाँ पर ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना था, ए ओपन, तो इसका वज्र गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो बी ओ को इस तरफ ले आएंगे तो ए ओ अपॉन बी ओ, और सी ओ को इस तरफ पहुंचा देंगे और इसी प्रकार ए ओ को यहीं रहने देंगे, ठीक है। बी और सी ओ को चेंज कर देंगे तो यहाँ पर सी ओ अपॉन डी ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। यहाँ से एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो
A 6 5 B -4 5 से समदूरस्थ है। तो ये कोई रेखा मान लेंगे हम, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब इनसे समान दूरी पर समदूरस्थ बोला है ना, तो उसको O मान लेंगे। अब x अक्ष पर बोला है तो x अक्ष पर क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 0। x अक्ष पर x तो x ही रहेगा और y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और a और b के निर्देशांक हमें कितने दे रखे हैं, 6 और 5 कोऑर्डिनेट 6 और 5, और उसके b के दे रखे हैं हमें -4 5। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, AO इजकल टू क्या हो जाएगा BO। ठीक है, अब A और O के बीच में जितनी दूरी होगी, ठीक है, जितनी डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस किसके बीच में होगी, O और B के बीच में होगी। ठीक है, क्योंकि समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है ना, जो O पॉइंट है वो हमारा समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है, यानी A से O की दूरी और O से B की दूरी इक्वल हो जाएगी। अब दूरी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ से दूरी निकालने का, जब दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हो और डिस्टेंस निकालनी हो तो इस कोऑर्डिनेट को हम x1 मान लेंगे, इसको x2, इसी नहीं y1, इसको हम क्या मान लेंगे y1, इसी प्रकार इसको x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे, और इसको x1 मान लेंगे और इसको y1 मान लेंगे। ठीक है, तो जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट x2, सेम वही फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे ताकि ये अंडर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ताकि ये हमारे जो वर्गमूल है ये कट जाए। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, स्क्वायर करने पर, ठीक है, दोनों LHS और RHS दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो दोनों के अंडर रूट कट जाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, और x1 की 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इस तरफ आ जाएगा हमारा x2 यानी x, और -4 है और एक हुए फॉर्मूले माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से कितना हो जाएगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी हमारी। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 12x। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे, और यहाँ पर -5 का जब होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि घात हमारी जो पावर है वो क्या है हमारी इवन नंबर है, तो जो हमारा संख्या है वो किस में आएगी पॉजिटिव में, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसी प्रकार x प्लस 4 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, और यहाँ से कितना हो जाएगा 25 से 25 कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, और जब इनका पक्षांतरण करेंगे तो दोनों कट जाएंगे। इसी प्रकार x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 36 माइनस 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 प्लस 8x। अब 16 का पक्षांतरण इस तरफ कर देंगे तो 36 माइनस 16, और 12 उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 12x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 बराबर 20x। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन क्या करें। अगला क्वेश्चन है एक समतल पर खड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें एक त्रिभुज ए बी सी दे रखी है, जिसमें ए बी का मान 24। कोई त्रिभुज हमें दे रखा है ए बी सी दे रखा है। इसमें ए बी कितना दे रखा है 24, ठीक है। तो इसको हम बी क्या राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ना, तो बी को 90 डिग्री बनाना है हमें। तो मान लेंगे ये कोई त्रिभुज है, ये है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ये 90 डिग्री दे रखा है बी, और ए बी हमें दे रखा है 24। ए बी हमें दे रखा है 24, और बी सी दे रखा है 7। बी सी दे रखा है 7 सेमी में है, ये सारी सेमी दे रखा है। और हमें साइन ए व साइन सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। साइन ए और साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो साइन क्या होता है हमारे पास, लाल बटे कक्का से। साइन होता है हमारे पास लंब बटे करण, ठीक है, लंब बटे करण। तो यहाँ पर हमारे पास लंब कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना है 24, और बेस कितना है 7, ठीक है। तो हमें ये भुजा ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ए सी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो प्लस आएगा, प्लस किसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 576, ठीक है, 576। और यहाँ से नहीं, यहाँ से तो ए सी का स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, और यहाँ से ए बी का स्क्वायर यानी 576 हो जाएगा, और इसमें से हमें 49 जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से 5 और 4 2 और 6, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √625। 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का। तो हमें पता चल गया जो हमारी कर्ण है वो कितनी आ जाएगी 25 सेमी आ जाएगी, ठीक है। 25 सेमी आ गई। तो यहाँ से साइन ए पूछा है ना, साइन ए, ठीक है, साइन ए। अब देखो ए पूछा है तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, हमारी लंब हो जाएगी, ठीक है। तो जो एंगल के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी। तो साइन हमारा क्या होता है, साइन ए, ठीक है। और साइन हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 7, और हाइपोटेनियस सेम रहेगा, कितना हो जाएगा 25, वो नहीं बदलेगा, बस लंब और आधार बदलेंगे। देखो ये एंगल ए, ठीक है, ए पूछा है ना, तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब होती है। एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। तो हमारा लंब कितना आ गया 7, और जो हाइपोटेनियस था वो चेंज नहीं होगा, वो 25 रहेगा। इसी प्रकार देखो साइन सी का मान कैसे गए, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा एंगल सी है। तो सी के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी लंब हमारा कितना हो जाएगा 24, ठीक है। और कर्ण चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा 25। तो हमारा मान क्या हो जाएगा 25, 4/25
5। ठीक है, ये याद रखना। एंगल ए पूछे तो ए के सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी, इसी प्रकार सी होगा तो सी के सामने वाली भुजा लंब होगी, और जो हाइपोटेनियस जो हमारा कर्ण है वो चेंज नहीं होगा कभी। ठीक है, वो सेम रहेगा। बाकी लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। एक कोई ये मीनार है, इसकी छाया पहले तो कितनी थी, छाया क्या हो जाती है, छाया 40 मीटर बढ़ जाती है, और 49 कोण घटकर 60 डिग्री था पहले तो, और फिर घटकर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हम ए मान लेंगे, ये हम बी मान लेंगे, और ये सी मान लेंगे। ठीक है, अब देखो 40 मीटर छाया आगे बढ़ी है ना, तब हमारा एंगल क्या घटा है। ठीक है, अब देखो जो अब आप ये आपके मन में ये कन्फ्यूज़न आएगा कि इसको 30 क्यों नहीं माना, इसको 60 क्यों माना। देखो जो एंगल जो ही इसके नज़दीक आएगा, 90 डिग्री वाले एंगल के नज़दीक आएगा तो एंगल का मान बढ़ेगा, अगर इससे दूर जाएगा तो एंगल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये 30 माना, इसलिए ये 60 माना। ठीक है, छाया घटकर 40 मीटर दूर हो गई। ठीक है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अब ये दूरी हम x मान लेंगे। ठीक है, अब इसको कुछ नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे d। ठीक है, इसको नाम दे देंगे d। ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या मान लेंगे, x, और टोटल दूरी हमारी कितना हो जाएगी, x प्लस 40। ठीक है, x प्लस 40 हो जाएगी। तो यहाँ से लाल बटा कक्का के फॉर्मूले से, लाल बटे कक्का के फॉर्मूले से आप देखो हमें ज्ञात क्या करनी है। अब इसकी हाइट तो हमें दे रखी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। इसकी हाइट हमें दे न रखी है तो क्या मान लेंगे, h। अब ऐसी वो लेंगे जिसमें लंब यानी परपेंडिकुलर बेस का संबंध कौन सा एंगल बताता है, ये क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो संबंध बताता है वो tan थीटा, या इसका उल्टा cot थीटा भी बताता है, लेकिन हम tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा में सही रहेगा। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लेंगे, पहले तो लेंगे त्रिभुज ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी, यानी ये वाली त्रिभुज, ये वाली यहाँ से। ठीक है, ये वाली त्रिभुज लेंगे ए बी डी से। तो ए बी डी से देखो परपेंडिकुलर क्या है, एच है, और ठीक है परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एच है। ए बी डी से क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रख दें यहाँ, tan 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है हमारे पास x। ठीक है, अब tan 60 का मान हमें पता है कितना होता है, √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3 अपॉन h। तो h बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से h बराबर √3x, x का मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे। अब इसी प्रकार पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी। इसी प्रकार
क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी से tan, ठीक है। अब बड़े वाले त्रिभुज में एंगल किसका बन रहा है, 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री इजिकल टू परपेंडिकुलर कितना है, एक्स एच, और बेस कितना है हमारे पास, x प्लस 40, यानी टोटल पूरा वाला बड़ा वाला ले रहे हैं ना, प्लस 40, ठीक है। तो यहाँ से tan 30 का मान क्या होगा, √3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, √1/√3, क्या हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3 और x प्लस 40, x प्लस 40 उस तरफ आएगा, तो x प्लस 40 इक्वल टू h इंटू √3, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है, ठीक है। थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस 3, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन h का मान रख देंगे, ठीक है। h का मान इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में रखने पर, तो यहाँ पर h का मान रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे x प्लस 40, h का मान हमारे पास यहाँ से कितना है, √3x इंटू, ठीक है, √3, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 40 इजिकल टू, यहाँ से √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 3x, x का पक्षांतर जब यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 40, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 40/2, यानी 20, हमारा x का मान हमारा कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, h का मान ज्ञात करना है ना, हाँ, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, h का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रख देंगे, x का मान पुट करने पर, x का मान पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में x का मान पुट करेंगे तो h बराबर √3 इंटू 20, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 20√3, हमारा करेक्ट आंसर आ जाए। तो उस मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी, 20√3 आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ये कोई वृत्त है, ठीक है, और ये इसका केंद्र है और इसके व्यास से खींची गई, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा ये हमें बतानी है कि समांतर है। ABCD, इसको O, इसको EF मान लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या बतानी है कि जो AB है
और वो सी डी है वो क्या है, समांतर है। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी समांतर है सी डी के, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। एक समतल जमीन, ठीक है, सिद्ध कीजिए। तो देखो कैसे करें। अब एक वो आपकी थ्योरम थी, क्या है कि वृत्त के व्यास से परिधि पर बना हुआ कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए ई एफ, ठीक है, एंगल ए ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ इस प्रकार ये वृत्त का व्यास है और ये इसको, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी वृत्त के व्यास से परिधि पर स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण कराती है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कौन सा, डी एफ ई, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब दोनों एंगल समान। अब आपने इससे पहले कभी पढ़ा हो तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काट रही है, यानी ये व्यास काट रहा है, तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही एकांतर कोण उनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दो समांतर रेखा जैसे ए बी और सी डी, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ई एफ, ठीक है, ए ई एफ इज इक्वल टू किसके, डी एफ ई के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, यानी अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एकांतर कोण को क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, और ये आपने पढ़ा होगा जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, यानी दो पैरेलल लाइन को, तो एकांतर कोण है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, हमें पता चल गया ए बी समांतर किसके है, डी सी के। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारे प्रूव हो गया कि ए बी समांतर डी सी के है, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण यानी जेड बनेगा ना, ये दो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि 12 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी ये कोई वृत्त है, ये कोई क्या है, वृत्त है, ये कोई वृत्त है। अब इसमें क्या कह रखा है कि जो जीवा क्या होती है, ये सी और डी। अब ये क्या कह रहा है, केंद्र से 60 डिग्री का एंगल क्या करती है, 60 डिग्री का एंगल अंतरित करती है। अब देखो केंद्र से सर्कमफेरेंस तक की दूरी r, ये भी कितनी हो जाएगी r, और ये कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, तो ठीक है, अब ये हो जाएगी कि ये r हो जाएगी और ये भी r हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो संगत लघु वृत्तखंड का, अब संगत लघु वृत्तखंड यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्र तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा ना, तो यहाँ से ये ओ, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड
खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ले लेंगे। इस लाइन को एक बार आप नेगलेक्ट मान लो, ठीक है, ये इसको, तो ये पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्र में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये क्षेत्रफल हमारे पास बच जाएगा ना। तो यहाँ से लघु खंड का तो क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज COD का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। तो इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यही सूत्र होता है त्रिज्यखंड याद करने का। अब देखो इस त्रिभुज, अब देखो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये अगर ये भुजा r है और ये भुजा r है तो ये दोनों भुजाएं समान होंगी, ठीक है, दोनों भुजाएं समान होंगी तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है, ये भी 60 डिग्री का। अब एक त्रिभुज में टोटल बनने वाले कोणों के जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 60 और ये 60 तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि ये त्रिभुज है, ये कौन सी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है सम त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज है, समबाहु, यानी जिसके सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, जब एंगल समान होंगे तो भुजाएं भी समान होंगी, ठीक है, तो सभी समबाहु त्रिभुज हो गई है। तो समबाहु त्रिभुज में यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे √3/4 इंटू a²। ये होता है हमारी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो पाई r का मान कितना है, हमारे पास r दे रखी है, हाँ 12 सेमी दे रखी है। r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, यहाँ से कितनी दे रखी है, 12 सेमी, ठीक है। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर यानी 144 हो जाएगा, और यहाँ से थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा अपॉन 360 डिग्री। तो 0 से 0 ये 6 बार कट जाएगा और 4 8 9 कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2, और यहाँ से 2 सत्ती 14 और 2 दूनी 4, ठीक है, 3 बार चला जाएगा। और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 से 24 पाई आ जाएगा। और यहाँ से √3/4, ए कितनी है भुजा, यहाँ पर 12 है तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे, 12 इंटू 12, 4 दिया 12, 12 दिया 36, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 पाई माइनस 36√3, ये हमारा हो जाएगा। अब पाई का मान कितना होता है, 1.73 होता है, और √3 का भी मान उसके ही लगभग होता है, ठीक है, ठीक है। तो इनका मान रख देंगे यहाँ पर 24 इंटू 22/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 या हाँ 3.14, ठीक है। पाई का मान हमारे पास कितना होता है, 3.14, और माइनस 36 √3 का मान कितना होगा, 1.732। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो किस प्रकार का ज्ञात करेंगे। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल में से, त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल यानी पाई r², पाई कितना है 22/7, r कितना है 12 × 12, ठीक है, 12 × 12, या पाई की जगह लिख सकते हो 3.14, और इसमें से, ठीक है, दीर्घ पाई, ठीक है, त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल में से, और
त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल में अब इनका जोड़, ठीक है, त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल में से किसको घटा देंगे, इन दोनों के योग को घटा देंगे, इन दोनों के योग को घटा देंगे, तो इसके योग को यहाँ से किसके योग को घटा देंगे, इसमें से ये लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग को, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ये है OCD, ठीक है, OCD का क्षेत्रफल, इसको घटा देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दिया है आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन लेंथी तो काफ़ी है। ये आप कैलकुलेशन आप कर लेना, इसमें मैंने बता दिया आपको ये कैसे होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक दीवार पर 5 मीटर चौड़ाई और 30 सेमी ऊंचाई, ठीक है, लंबाई 5 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 30 सेमी दे रखी है, ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है। तो दीवार बनाने में 20 सेमी 10 सेमी गुणा 75 कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसके अब ईंटों के क्षेत्र, एक दीवार को बनाने के लिए, ठीक है, दीवार किस प्रकार की होती है, दीवार होती है हमारी घनाभाकार। ठीक है, घनाभाकार यानी घनाभ के क्षेत्रफल में ईंट के क्षेत्रफल से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो दीवार का क्षेत्रफल और बटे में ईंट का क्षेत्रफल, दीवार का आयतन, ठीक है, दीवार का आयतन वॉल्यूम, ठीक है, बटे ईंट का ब्रिक्स का वॉल्यूम, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ईंटों की कुल संख्या, कितनी ईंट चाहिए। ठीक है, ईंटों का आयतन को, तो दीवार की जो लंबाई हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है कितनी, 5 मीटर। अब इसको सेमी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से 5 मीटर, क्योंकि हमें ईंट का माप किस में दे रखा है, सेमी में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 500 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो हमें दे रखी है सेमी में, तो इसको ऐसे के ऐसे रख देंगे 30 सेमी, और ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 3 मीटर। 3 मीटर को सेमी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 सेमी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईंटों की संख्या कैसे हो जाएगी, स्याही डाल लेता हूँ मैं। ईंटों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी,
यहाँ से ईंटों की संख्या, दीवार का आयतन बटे ईंट का है। दीवार का आयतन हमारे पास कितना हो जाएगा, 500 गुणा में 30 और गुणा में 300। और ईंट का आयतन कितना हो जाएगा, ईंट की लंबाई कितनी दे रखी है हमारे पास, ईंट की लंबाई दे रखी है 20 गुणा लंबाई चौड़ाई 10 सेमी और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7.5 सेमी। अब जो कटता है वो काट दो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 2 से ये 25 बार कट गया, ठीक है। और यहाँ से 25 एकम 25, 25 दिया, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 25 से 3 बार कट जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 3 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 100 और 10, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3000 ईंटों की आवश्यकता हो जाएगी, ठीक है। टोटल हमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या, ईंट और दीवार क्या होती है, घनाभाकार होती है, तो दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारी क्या आ जाएगी, ईंटों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सेक्शन बी का ये कौन सा क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन है इसमें। तो हमें क्या दे रखी है, माध्यक ज्ञात करना है, यानी मीडियन ज्ञात करनी है, और एक्स और एफ दे रखी है। एक्स दे रखा है हमें 20, ठीक है, और एफ बारंबारता यानी कितनी बार, तो 6, ठीक है। और यहाँ से 25 20, ठीक है। और यहाँ से 28 24 और फिर 29 28 29 28 33 15 33 15 38 4 30 4 42 2 42 2 और 43 1। तो इसके हम करने क्या समझ सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं, यानी 20 जो अंक आए हैं, अंक मान लो या कोई भी वस्तु मान लो, वो 6 बार आए हैं। इसी प्रकार 25 कितने बार आए हैं, 20 बार आए हैं। और 28 कितनी बार आए हैं, 24 बार। फ्रिक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, उसका कितनी बार वो रिपीट हुई है वो संख्या, तो 29 28 बार, 33 15 बार, 38 अंक 4 बार आए हैं, 42 2 बार, 43 है। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उस संख्याओं को आरोही क्रम में लिख देते हैं। किस में, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में तो लिख ही रखा है 20 के बाद 25, 25 के बाद 28, छोटे से बड़ा लिख रखा है ना, तो हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। हमें टोटल फ्रिक्वेंसी यानी संख्याओं को जोड़ लेना है, टोटल कितनी संख्याएं हैं। फ्रिक्वेंसी को जोड़ेंगे तो 20 और 6 26, 26 और 24 50, 50 और 20 50 और 28 78, 78 और 15 78 और, ठीक है, 78 और 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 5 13 93, 93 और 4 कितना हो जाएगा 97, 97 99 और 100, ठीक है। तो टोटल फ्रिक्वेंसी यानी एन का मान हमारे पास कितना आ गया 100, ठीक है। एन का मान, टोटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, एन आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, n + 1/2, ठीक है। n में 1 जोड़कर उसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो n यानी 100 में से 101/2, 101 को 2 से भाग करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास
देखो यहाँ से n है, n 100 है, और 100 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 101, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50.5 आ जाएगा। अब हमें देखना है 50वां पद, 50वां पद प्लस पद, 50वां पद प्लस 51वां पद, 51वां पद, और इसको डिवाइड बाई 2 से करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, मीडियन निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी, माध्यिका निकल के आ जाएगी। तो 50वां पद कौन सा होगा, यहाँ से करेंगे तो ये कितनी 26 और ये 50, तो 50वां पद कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहाँ पर कितना 50वां पद कितना 28, और 50 के बाद 51वां पद, 51वां पद कितना आ जाएगा 29, तो 28 प्लस 29 को जब जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28.5, हमारी क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से सीधा ना करके ऐसे जोड़ के 9 और 8 कितना होगा 17, असल पाई 1 2 2 4 57, 57 में जब 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 5 10, तो मीडियन हमारी कितना आ जाएगी 28.5 आ जाएगी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो देखेंगे कैसे करेंगे। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंका गया तो इसकी प्रायिकता फर्स्ट है दोनों पासों में समान अंक प्राप्त हों और दोनों पासों में अंकों का योग 7 हो। ठीक है, अब जब दो पासों को साथ फेंकते हैं तो कुल परिणाम क्या है, जब दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो कुल परिणाम, अब देखो पासों में टोटल कितने अंक होते हैं 6 अंक, और 6 को जब 6 से गुणा कर देंगे यानी 2 बार फेंके है ना, अगर 3 बार पास से फेंकते तो 6 कितनी बार गुणा होता 3 बार, और 1 बार फेंकेंगे तो 6 ही आएगा, और 2 बार फेंकेंगे तो 6 को 2 से गुणा करना। अब प्रायिकता हमारी क्या कहती है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या कहती है, टोटल कुल परिणाम नहीं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है और कुल परिणाम कितना है, ये कहती है हमारी प्रायिकता। तो यहाँ पर देखो दो पासों में समान अंक की बात कही गई है, समान अंक। अब समान अंक टोटल अंक कितने होते हैं 6 होते हैं ना, टोटल अंक हमारे कितने होते हैं 6 होते हैं, और समान अंक कही गई है, तो टोटल समान अंक देखो कैसे आएंगे, जैसे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, 5 5 आ गया और 6 6 आ गया। अब इसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज करोगे जब भी 1 1 एक ही तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम तो हमारे कितने हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 6, और टोटल परिणाम हमारा 36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6, ये तो पहले का। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों पासों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, 7 होना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले एक के साथ क्या लिख सकते हैं
सात योग लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक है, एक पासे में एक आ गया तो दूसरे में क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब इसका विपरीत भी हो सकता है, 6 और 1। इसी प्रकार दूसरे पासे में 2 आ गया और पहले पासे में 2 और दूसरे पासे में 5। अब इसका विपरीत भी हो सकता है, 5 या 2। ठीक है, अब ऐसे ही पहले पासे में 3 आ गया तो दूसरे में 4। ठीक है, इसका विपरीत 4 और 3। अब पहले पासे में 5, ठीक है, पहले पासे में 5 तो ये तो हमने लिख लिया यहाँ पर, तो यहाँ से नहीं होगा, बस इतने ही परिणाम होंगे। 6 और 1, 6 और 1 तो हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, इतने परिणाम होंगे। अब देखो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे पास कितने आए, 6, और टोटल परिणाम हमारे कितने हैं, 36। तो वही 1/6 ही इसकी प्रायिकता है। सेकंड का भी क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेक्शन बी कल कराऊंगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।